आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम लोग आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की एक वर्षगांठ मना रहे हैं। और फौज की स्थापना पहली बात तो कोई छोटा काम नहीं होती है, और वो भी एक ऐसे देश के लिए जो कि परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और उसके लिए एक आज़ाद हिंद की कल्पना करके और उसके लिए फौज बनाने की बात सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के मन में आई। उन्होंने अपने निजी प्रयासों से, न कि किसी सरकार या किसी अन्य समुदाय के सहयोग से, स्वयं के प्रयासों से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन उसको उस समय मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में उन्होंने इसको स्थापित किया पहले। वैसे तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आज़ादी की अलग जग चुकी थी उस समय तक। 1857 से ही एक क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन कई मायनों में देखा जाए तो देश के हर भाग का योगदान रहा है आज़ादी के संघर्ष में। केवल ये कहना कि नहीं केवल उत्तर भारत ने ज़्यादा किया, मराठा ने नहीं किया, या गुजरात ने नहीं किया, या राजस्थान ने नहीं किया, या दक्षिण के क्षेत्रों से नहीं हुआ, सभी ने सहयोग किया, तब जाकर के आज़ादी हमको आज मिली है और हम आज एक स्वतंत्र जीवन जी पाने में सक्षम हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में ये कल्पना आई और उन्होंने 40,000 लोगों को संगठित करके जापान सरकार के सहयोग से, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि 40,000 लोगों को संगठित करना, छोड़ दीजिए 400 बच्चों को संगठित करने में कितनी परेशानियां होती हैं हम समझ सकते हैं। तो 40,000 लोगों को आज़ादी के इस संघर्ष में शामिल करना कितनी बड़ी बात रही होगी। और सबसे बड़ी बात है व्यक्तित्व की। इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके और उसके बाद अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। नाम में उनके जो नेताजी शब्द जोड़ा गया वो उनके इसी व्यक्तित्व का कमाल था। आज के समय में जो नेताजी की परिभाषा है और हमारे सुभाष बाबू के नाम के साथ जो नेताजी लगा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के नेताजी से, किसी नेताजी से सिर्फ आप किसी आंदोलन की उम्मीद कर सकते हैं, किसी बवाल की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ भी, नेताजी चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन एक वो नेताजी थे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इसी आज़ाद हिंद फौज की एक प्रखर सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नाम आपने सुना होगा, वो हमारे कानपुर से ही थी। अभी कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हुआ है और अपने आखिरी समय तक उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी और अपना सब कुछ त्याग करके उन्होंने नेताजी के साथ जुड़ गई थी। उन्हीं की बेटी सुभाषनी अली, हालांकि वो मार्क्सवाद से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में अपना राजनीतिक कैरियर बनाया। लेकिन कैप्टन लक्ष्मी सहगल निर्विवाद रूप से कानपुर में उन्होंने बहुत सेवा कार्य किया। आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके घर के आसपास। मेरा खुद भी एक बार उनसे मिलने का मौका मिला मुझको। तो इतनी उम्र में और उनकी जो सोच थी वो आज भी चेंज नहीं हुई थी। जिस समय मेरी उनकी मुलाकात 2014-15 की बात हम बता रहे हैं, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल वहाँ पर जो फीमेल विंग थी आज़ाद हिंद फौज की, महिला जो शाखा थी, उसकी वो लीडर थी। उनके साथ और भी लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो सभी लगभग जो है, शायद ही कोई उस आज़ाद हिंद फौज का सेनानी अभी शायद जीवित हो। और काफ़ी समय तक हमारे नेताजी का जीवन भी विवादित इसलिए रहा क्योंकि बहुतों का मानना था कि नेताजी आज़ादी के बाद भी जीवित थे। उन्हें कई जगहों पर देखा गया, फैजाबाद में, अयोध्या में, हमारे यहाँ कानपुर में गुमनामी बाबा के नाम से, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे सामान थे। जब उनका जो सामान मिला उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे ये जाहिर होता था कि ये आज़ाद हिंद फौज, ये नेताजी से जुड़े हुए थे। कुछ मेडल्स थे ऐसे और कुछ कपड़े थे, कुछ सामानों के उस पर उनको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन जब तक उनके बारे में पता चलता, क्योंकि वो सरकार से बिल्कुल अलग, सरकार की जानकारी में नहीं था, वो गुमनाम रूप से रह रहे थे और काफ़ी समय तक वो जीवित रहे। हालांकि लोगों ने ये खबर उड़ाई थी कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन
शायद वो पूरी तरह से सही नहीं था, और इसकी जांच आज भी हमारी सरकार इस पर लगी हुई है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सोचिए, ऐसा व्यक्तित्व जो इतना बड़ा संगठन, जिसका हिटलर जैसे जिसको लोग तानाशाह कहते थे, उसके साथ उठना बैठना हो। आज लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो हिटलर उस समय का कौन सा किस लेवल का तानाशाह था आप समझ सकते हैं। और वो हिटलर भी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। क्या भारत में अन्य सेनानी नहीं थे? बहुत लोग थे, लेकिन जिस रणनीति को, जिस तकनीक को नेताजी ने अपनाया, बहुत हद तक मेरा खुद का ये मानना है कि भारत देश की आजादी में उस संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर ये विद्रोह नहीं हुआ होता तो केवल असहयोग कर देने से या छोटे मोटे, हम भगत सिंह के बलिदान को नहीं नकार सकते। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी कांड किया, अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। एक अकेला बंदा इतना सक्षम हो सकता है जो पूरी सरकार को विचलित कर सके, तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में शायद हम इस तरह के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जो हैं वो सामने आ नहीं पाते, क्योंकि अब राजनीति उस रूप में नहीं रह गई जैसी उस समय हुआ करती। तो आजाद हिंद फौज का गठन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल, जो आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी कि एक पुण्य कार्य के लिए किस तरह से लोगों ने नेताजी के केवल आह्वान पर उनकी सेना के गठन के लिए महिलाओं ने अपनी सब पूरी जमा पूंजी, अपने जेवर गहने, जितना कुछ था उनके पास, आप देख सकते हैं पुरानी क्लिप्स में यूट्यूब में देख करके, सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ, कि हमें आज़ादी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें सब कुछ लुटाना पड़ जाए। लोगों ने अपनी जमीन बेच करके वो पैसा भी नेताजी को दिया कि कहीं किसी तरह से हथियारों में या किसी भी संघर्ष में कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो क्या आज हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि किसी नेता के आह्वान पर हम सब अपना सब कुछ लुटाने? आज हम चाहते हैं हमको और मिल जाए, हमें सरकार से सहयोग मिल जाए। हम सरकार के सहयोग के लिए अब नहीं खड़े होना चाहते। शास्त्री जी के आह्वान पर लोगों ने दो वक्त की जगह एक वक्त खाना स्वीकार कर लिया था। नेतृत्व ये है कि जिसकी एक आवाज पर पूरी जनता उठ खड़ी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और मुझे यहाँ तक याद है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये हमारे नेताजी की ही आजाद हिंद फौज का ये गणगीत था, जिसमें जो लोगों में जोश भर दिया करता था। क्या आज के समय में हम किसी ऐसी कविता की कल्पना करते हैं या किसी गीत की कल्पना कर सकते हैं कि जो लोगों के जीवन में इतना जोश भर दे कि उसको सुनने से लोगों की भुजाएं फड़क उठती थी और वो भी शामिल हो जाते थे? तो वो एक जो समय था और वो जो लोग थे वो हमारे लिए सदा अनुकरणीय थे और अनुकरणीय रहेंगे। तो आजाद हिंद फौज बनाने का जो उनका तर्क था वो इस देश के लिए था। नेताजी ने अपना पूरा जीवन, उन्होंने अपने, आज भी देखें तो नेताजी का जो घर है जहां उनका जन्म हुआ था वो अब स्मारक के रूप में उसको विकसित कर दिया गया है, लेकिन अपने रहते नेताजी ने कभी किसी संपत्ति को नहीं बनाया। उनका अपना खुद का खरीदा हुआ या खुद की उनकी ऐशोआराम, आज के समय में एक विधायक, सांसद या प्रधान भी बन जाता है तो वो अपनी संपत्ति बना लेता है। ये हमारे अमर सेनानी थे जिन्होंने कभी अपने बारे में ना सोच करके बल्कि जो कुछ अपना था वो सब भी देश पर न्यौछावर कर दिया। तो वास्तविक नेतृत्व इसी प्रकार का होता है और यही वो गुण है जो लोगों में सदियों तक व्यक्ति को जीवित रखता है। व्यक्ति जीवित रहे न रहे लेकिन उसका नाम अमर हो जाता है। तो ये हमारे अमर सेनानी जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनुकरणीय रहेंगे और हम सभी के लिए रहेंगे यदि हम अपने जीवन में इनके आदर्शों को 2% क्या 1% भी शामिल कर सकें तो शायद हम सभी धन्य होंगे। आज इस अवसर पर हम सभी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए हम आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस आयोजन के लिए कला शिक्षक, हमारे संगीत शिक्षक और अन्य सभी स्टाफ जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिए उनके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।